नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। अभी पिछली बार जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो इस इश्यू पे था कि पार्टीशन के केस में कोई लिमिटेशन नहीं होता। अब उस वीडियो को देखकर एक रिस्पॉन्स आया कि क्यों नहीं होता? क्यों लेजिस्लेचर ने कोई लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया है पार्टीशन के लिए? तो उसमें मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ज़िक्र भी किया था पिछले वीडियो में। और कुछ व्यूअर्स ने मुझसे डिस्कस भी किए। तो मैं उस जजमेंट के बारे में जो कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हैं वो बताऊंगा और इस सवाल का जवाब दूंगा कि क्यों नहीं होता। और इसके जो उदाहरण दे रहा हूँ मैं वो एग्रीकल्चरल लैंड के पार्टीशन के केस से रिलेटेड है। और आप सभी जानते हैं कि पार्टीशन का मुकदमा एग्रीकल्चरल लैंड केस में लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत जो रेवेन्यू अथॉरिटी होता है उसके पास लगता है। अब एक फैक्ट समझिए केस का। रघुनाथ की डेथ 1952 में होती है। उसके लीगल एयर्स में 3 लोग हैं। एक विद्यावती जो उसके सबसे बड़े बेटे राम नारायण की पत्नी है, और राम नारायण की डेथ पहले हो चुकी है, अपने फादर से पहले हो चुकी थी। उसके बाद 2 बेटे और जो हैं देवराज और प्रेम प्रकाश। बाद में ये 1953-54 में जमाबंदी होता है, और जमाबंदी के बाद जो तीनों लीगल एयर्स के नाम की एंट्री हो जाती है। फिर विद्या देवी जो सबसे बड़े बेटे की विडो है वो एक मुकदमा फाइल करते हैं, अपना 1/3 क्लेम 1/3 शेयर क्लेम करती हैं। और ये मुकदमा 1973 में होता है रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने। राम प्रकाश जो दूसरा नंबर का बेटा है वो सूट को कॉन्टेस्ट करता है, और वो कहता है कि मैं एक्सक्लूसिव पोजीशन में हूँ इस प्रॉपर्टी का पिछले 12 साल से, इसलिए मेरा एडवर्स पोजीशन हो गया। और चूँकि ये टाइटल इस प्रॉपर्टी की टाइटल का इशू बन गया है, मैं टाइटल क्लेम कर रहा हूँ, तो ये रेफ़र किया जाना चाहिए सिविल कोर्ट को एक रेफरेंस के ज़रिए। जो रेवेन्यू अथॉरिटी जिनके पास केस पेंडिंग होता है वो इस प्रेयर को रिजेक्ट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि चूँकि कोई टाइटल का इश्यू नहीं है, एडवर्स पोजीशन की चीज़ को सेटअप नहीं किया गया है प्रॉपर्ली, और कोई लिमिटेशन नहीं होता को शेयरर का पोजीशन अगर किसी प्रॉपर्टी पे हो, लिहाजा कोई ज़रूरत नहीं है इसको रेफ़र करने का। राम प्रकाश इस चीज़ को चैलेंज करता है, इस ऑर्डर को फाइनेंशियल कमिश्नर के सामने, वो भी उसको डिसमिस कर देते हैं। फिर वो हाई कोर्ट जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट रिट पिटीशन में, वहाँ भी उसको कोई सफलता नहीं मिलती। तो अल्टीमेटली वो डिवीज़न बेंच में रिट अपील फाइल करता है, और डिवीज़न बेंच नीचे के तीनों ऑर्डर के जो कंकरेंट ऑर्डर थे उनको सेटिसाइड करके ये कहती है कि भाई जब किसी प्रॉपर्टी में किसी भूमिदार का राइट एक्सटिंग्विश हो सकता है सेक्शन 67 के ज़रिए ऑफ दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, तो टाइटल का केस बनता है और उसको मौका मिलना चाहिए अपने टाइटल को इस्टेब्लिश करने का। फिर ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करती है विद्यावती, चूँकि डिवीज़न बेंच ने राम प्रकाश के फेवर में ऑर्डर दे दिया था। और इस केस को में 2 जजमेंट लिखे जाते हैं, चूँकि ये 3 जजेस बेंच का केस था। एक में जस्टिस वेंकट चलैया और जस्टिस कुलदीप सिंह होते हैं। एक जजमेंट इन दोनों के द्वारा होता है जिसको कि जस्टिस वेंकट चलैया लिखते हैं। दूसरा एक जजमेंट इसी केस में जस्टिस सागिर अहमद थे, उन्होंने लिखा। उन्होंने हालांकि रिट को जो एसएलपी सिविल अपील थी उसको अलाउ किया, जैसा कि जस्टिस वेंकट चलैया ने किया था, लेकिन अपने रीजनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट दिए। अब जो मैंने पिछले वीडियो में जस्टिस वेंकट चलैया के द्वारा जो पॉइंट्स थे वो मैंने बताया था, तो मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे जस्टिस सगीर अहमद का भी जजमेंट बहुत बढ़िया लगा, और ज़्यादा बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ था इश्यूज़ को, तो मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। जब भी हम सभी जानते हैं कि लेजिस्लेचर ने कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया है सूट फाइल करने का लिमिटेड पार्टीशन के केस में, और ये कहा है कि जो भी कॉज ऑफ एक्शन है किसी को शेयरर के पास वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन है। और जब तक कि वो ये डिसाइड ना कर ले कि उसको
अपने शेयर के लिए शेयर चाहिए और वो उस जॉइंट स्टेटस से अलग होना चाहता है। तो जो भी ये एक तो है कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू हो गया, दूसरा कि ये हमेशा को शेयरर के पास ओपन होता है कि वो किसी भी समय वो अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, और जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करता तब तक जो दूसरा को शेयरर जो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है उसका स्टेटस ट्रस्टी का ही होता है। ये भी एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा डील किया हुआ है। तो इसलिए लेजिस्लेचर ने डेलिबरेटली कोई लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया, और नॉर्मली जो दूसरा कोशेयर होता है जो पोजीशन में होता है वो एडवर्स पोजीशन का स्टैंड नहीं ले सकता पार्टीशन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के पार्टीशन के केस में। नॉर्मली प्रॉपर्टी जॉइंट शेयरर जब जॉइंट होती है तो जो भी को शेयरर होता है वो दूसरे हर एक उस को शेयरर का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो पोजीशन में नहीं भी है, तो वो डीम्ड पोजीशन माना जाता है या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन माना जाता है। इसलिए जो होस्टाइल टाइटल का क्लेम करने की बात है किसी भी को शेयरर के द्वारा, वो डिफ़िकल्ट होता है किसी आउटसाइडर के द्वारा वो जो एडवर्स पोजीशन की का क्लेम किया जाता है उसके अपेक्षा। और इसमें बहुत स्ट्रिक्टली ये देखा जाता है कि जो क्लेम कर रहा है एडवर्स पोजीशन उसने अपने आउस्टर को दूसरे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके आउस्टर को कितना बढ़िया इस्टेब्लिश कर पाता है उस पर डिपेंड करता है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात है कि जहाँ भी लॉफुल टाइटल होता है, जो को शेयरर जिसके पोजीशन में है वो उसका लॉफुल टाइटल है वहाँ पे उस पोजीशन में रहने का, तो उस केस में एडवर्स पोजीशन को एडवर्स नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो स्ट्रांगली इन चीज़ों को प्रूफ ना करे कि वो एडवर्स पोजीशन उसका कंटिन्यूस है एम्बिग्यू, और जो जो ट्रू ऑनर है या जो अदर को शेयरर है उसके खिलाफ। जो सेक्शन 186 है दिल्ली रिफॉर्म एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कि रेवेन्यू कोर्ट के सामने जब भी कोई मैटर फाइल होता है और उसमें प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा है केवल इसलिए नहीं क्रिएट किया जा रहा कि वो उस कोर्ट के जुरिडिक्शन को ख़त्म करना है। 186 का एक्सप्लेनेशन बड़ा क्लियर है कि अगर केवल ये पर्पस है कि कोर्ट के जुरिडिक्शन को से बाहर करना तो उसको नहीं माना जाएगा एडवर्स, नहीं माना जाएगा टाइटल का इशू, और अल्टीमेटली उसको वही कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट ही डिसाइड करेगी। जो जिस केस का जिक्र मैं कर रहा हूँ उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर है कि मैटर को रेफर करना चाहिए सिविल कोर्ट के पास टाइटल इशू को डिसाइड करने का, ये गलत था। और जो ऑर्डर पास किया था रेवेन्यू अथॉरिटी ने या फिनेंस कमिश्नर ने या सिंगल बेंच ने हाई कोर्ट के, वो सही था, क्योंकि जो रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ था राम प्रकाश के द्वारा जो विद्यावती का देवर था, उसमें कहीं भी उन्होंने जितने भी रिक्विजिट चाहिए एडवर्स पोजीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए वो नहीं थे, ना ही वो प्रूफ लाया था। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो 12 साल का लिमिटेशन वो क्लेम कर रहे हैं वो लिमिटेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो ख़त्म कैसे होगा, चूँकि ये कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन है। और जो डिवीज़न बेंच के ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबसे इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि किसी एक को शेयरर का पोजीशन किसी फैमिली प्रॉपर्टी में वो सबका माना जाता है, जब तक कि वो अपना स्ट्रांग इंटेंशन से ये ना शो कर दे कि दूसरे लोग जो आउस्टर में हैं और उसका एडवर्स पोजीशन है सभी के नॉलेज में है, कंटिन्यूस है, ओपन है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लेजिस्लेचर ने डिसाइड किया कि कोई प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं होगा, ना पीरियड के शुरू होने का टाइम पार्टीशन के केस में। मुझे ये जजमेंट जो जस्टिस सागिर अहमद का था वो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपसे शेयर की। चीज़ें और साफ़ हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रिक्वेस्ट है कि आप एक तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए और अपने व्यूज़ और इश्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए।